हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे कि वे क्या होते हैं, उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या संबंध है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, उनका औषधीय उपयोग क्या है, हम औषधीय उपयोग के रूप में वैक्सीन के रूप में उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, वे मिट्टी की उर्वरता में किस प्रकार वृद्धि करते हैं, हमारे पर्यावरण का शुद्धिकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा किस प्रकार होता है। तो अब हम शुरू करने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे, जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती हैं। इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। अब यही सूक्ष्म संरचनाओं को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। हम कई प्रकार के प्रेक्षणों से पता चला है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे या फिर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जाते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। विषाणु को वायरस भी कहते हैं। वायरस सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं या बढ़ते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे और जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कहते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु द्वारा ही होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पिछली कक्षा 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि आड़े टेढ़े शेप को स्पाइरल शेप कहते हैं, इसलिए इस तरीके के जीवाणु को जो आड़ा तिरछा होता है उसे स्पाइरल जीवाणु कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। और एक जीवाणु होता है छड़नुमा जीवाणु, यह सीधा और लंबा छड़ जैसा जीवाणु होता है। क्लाइडेमाइडोमोनास, यह एक हरे रंग का शैवाल होता है। और स्पाइरोगाइरा, यह शैवाल की एक प्रजाति है। यह हरे रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दुनिया में इस पौधे की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और यह जल की सतह पर तैरता रहता है। अब है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। इसके कारण पेट की एक बीमारी होती है जिसका नाम है अमीबाइसिस। और अब पैरामीशियम है। पैरामीशियम में सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इसमें साइड में सीलिया लगे होते हैं इसकी बाहरी सतह पर। यह सीलिया की सहायता से ही गति करता है। अब हम कवक के बारे में देखेंगे। कवक का पहला एग्जाम्पल है राइजोपोड। ये एक ब्रेड मोल्ड होता है। सैप्रोफाइटिक कवक का जीन होता है जिसे पौधे और जानवरों पर परजीवी के रूप में देखा जाता है। राइजोपस एक प्रकृति में बहुकोशिकीय जीव है। यह ब्रेड, जेली, सड़ती हुई जो फल और सब्जियां होती हैं, यह उसमें पाया जाता है।
अब कवक है पेनिसिलियम और एस्परजिलस एक हानिकारक कवक है। इसके कारण एस्परजिलोसिस नामक रोग होता है। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, और कुछ बहुकोशिकीय जैसे कई शैवाल होते हैं, कुछ कवक भी होते हैं। यह बर्फीली शीत से बहुत गर्म स्रोतों तक भी हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, अकेले रह सकते हैं। अब जैसे अमीबा है, तो अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला रह सकता है, लेकिन कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे दही, ब्रेड और केक बनाने में। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्रवत रूप में कार्य करते हैं। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों से अल्कोहल भी बनाया जा सकता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट है। कार्बनिक अपशिष्ट कौन से होंगे? सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष और विष्ठा, ये सभी का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ भी बनते हैं। आप याद कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। यह हम पिछले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में पढ़ चुके। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में बदल देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में बदल देता है। ये लैक्टोबैसिलस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही है, मैक्सिमम टाइम आता है। वह जीवाणु जो है, जीवाणु पनीर, अचार और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक है। रवा, इडली और भटूरे में भी इनका एक महत्वपूर्ण संघटक दही होता है। और जीवाणु यीस्ट चावल के आटे के कणवन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की होती है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना होता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। अब जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है या कोई भी प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक और जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें कई रोगों में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली
नहीं होती, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब हम टीके के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह एक प्रतिरक्षी तंत्र बना लेते हैं, जो कि हमारे शरीर में रोगों से किस प्रकार लड़ा जाए ये तय करते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं और यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय मतलब टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों की वैक्सीन होती हैं जिनको कि होने से रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1798 में की थी। बचपन में कई बच्चों को इन रोगों के टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न, समाचार पत्र पे कई विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो के ड्रॉप भी पिलाए जाते हैं, यह भी एक प्रकार का टीका है। चेचक के विरुद्ध कई विश्वव्यापी अभियान चल रहे हैं, जिससे कि विश्व के अधिकांश भाग में कई भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया, मतलब चेचक खत्म हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों के टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जब हम विषाणुओं की बात करते हैं तो एक विषाणु अभी कोरोना भी आया हो, जिसकी वैक्सीन खोजी जा रही है। वैक्सीन बनते ही इसके टीके भी लगाए जाएंगे, जिससे इसकी रोकथाम हो सकेगी। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाता है और उसमें उर्वरता बढ़ जाती है। सामान्यतः इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जो हम पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो उस पर जाकर देख लें। उसमें फसल एवं प्रबंधन को मैंने अच्छी तरीके से समझाया गया है, उसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं। अब हम पर्यावरण के शुद्धिकरण में देखते हैं कि पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वह पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसको खाद बना देते हैं और खाद से पोषक जो तत्व बनते हैं वह पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जबकि जो पॉलीथीन, कचरा, कांच, प्लास्टिक यह सब पर्यावरण और प्रकृति के लिए हानिकारक है। अब आप अक्सर मृत जीवों को, सड़ते हुए पौधों को और कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं को देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव मृत जैविक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण, मतलब उनको तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है और यह हमारे पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। अब हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें कि आगे के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।